हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के साथ व्यस्त होंगे। तो हम आज जो है एक न्यू सीरीज एसपीडी का न्यू सीरीज लेके आए हैं आप सभी के साथ। तो हम इससे पहले लुसेंट का सीरीज चलाए हुए थे जो कि हम अभी स्टॉप किए हुए हैं। तो हम एसपीडी का ही अभी पहले सीरीज देख लेंगे, उसके बाद हम लुसेंट को बाद में देखेंगे। तो देखते हैं लुसेंट में जो है 2026 का ये न्यू बुक आप सबके बाजार में आ ही गया होगा, तो ले लेना है आपको। और ये जो है जितना भी एग्जाम है उस सब की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। लगभग सभी छात्र इसको यूज करते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो देखते हैं इसमें आज जो सेशन है, आज का सेशन है एसपीडी में जीव विज्ञान का सेशन है, आप सभी के लिए बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होगा। तो इसमें सबसे पहले है विज्ञान का सामान्य परिचय, यानी कि जीव विज्ञान का सामान्य परिचय है, यानी कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जिसके अंदर समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में किया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को माना जाता है। जैविक विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लेमार्क ने ही द्विजगत प्रणाली लिनियस ने दिया है। लेमार्क ने जीव विज्ञान को समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को माना जाता है, और भारत में चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है चरक को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को माना जाता है, और भारत में शल्क चिकित्सा का जनक जो है सुश्रुत को माना जाता है। और भारत का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। हिस्टोरिका एनोमिनियम पुस्तक का जो लेखक है, इसने अपने पुस्तक जो लिखा है वो जो लिखा है अरस्तु साहब ने लिखा है। अरस्तु एक बहुत बड़ा ही वैज्ञानिक मतलब खगोल शास्त्री था। हिस्टोरिका प्लांटेरम पुस्तक जो लिखा है थियोफ्रेटस ने लिखा है। अब जो है जीवधारियों का वर्गीकरण जो क्या है, कैरोलस लिनियस ने किया है। जीवधारियों का वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने किया है। जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति भी कैरोलस लिनियस ने ही दिया है। कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में द्विनाम पद्धति का वर्णन किया है। पांच जगत का वर्गीकरण विटकर ने दिया है 1969 ईस्वी में। समस्त जीवधारियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। ये पहले हम बायोलॉजी जो पढ़ा रहे थे लुसेंट सीरीज उसमें भी हम बता चुके हैं। समस्त जीवधारियों को 5 भागों में बता चुके हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप जंतु भी हैं 5 जगत में। ये सभी मोनेरा जो होता है अत्यंत सूक्ष्म होता है, एक कोशिकीय होता है। और अब जो है सभी यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किसमें के अंदर, मोनेरा के अंतर्गत। ये एक कोशिकीय होता है। मोनेरा जगत के समस्त जीव, मोनेरा जगत में जो जीव आते हैं वो सब है जीवाणु, निराधारित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, ये सभी मोनेरा जगत में आते हैं। लुसेंट में जो है लुसेंट में ये सब एक थ्योरी बेस में दिया हुआ है, लेकिन एसपीडी में ये शॉर्ट करके क्वेश्चन दिया हुआ है। वही सब चीज इसमें भी है और वही उसमें भी है, मतलब दोनों में सेम ही है, लेकिन लुसेंट में थोड़ा विस्तार से बताया गया है, इसमें उसको शॉर्ट करके बताया गया है। प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होते, क्या नहीं होते हैं, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, कोशिकाओं नहीं होते हैं। एक कोशिकीय जीव यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं किसके अंदर, प्रोटिस्टा जगत के अंदर। एक कोशिकीय, ये भी एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें यूकेरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं किसमें, प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत का सब सदस्य है कौन कौन, शैवाल और कवक और प्रोटोजोआ, ये सभी प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है, तो यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक जो है, नेक्स्ट पॉइंट है ये जीवाणु की खोज एंटोइन लुवेनहॉक ने किया था 1683 ईस्वी में। जीवाणु का पिता जो है, जीवाणु विज्ञान का पिता लुवेनहॉक को माना जाता है। सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज एंटोइन लुवेनहॉक ने ही किया था। जीवाणु का नाम दिया था एहरन वर्ग ने 1829 ईस्वी में दिया था। कोशिका संरचना की सबसे छोटी, मतलब
कोशिका संरचना की सबसे छोटी जीव जो जीवाणु को ही माना जाता है, यानी कि जीव की सबसे छोटी इकाई या कोशिका की सबसे छोटी इकाई जो है जीवाणु को माना जाता है। जीवाणु की कोशिका है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। दलहनी पौधे की जड़ों में जो पाया जाता है, कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी बहुत ही हेल्पफुल होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है, तो कौन करता है? राइजोबियम। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कौन परिवर्तित करता है? तो राइजोबियम। दूध में पाए जाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस है। दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस है। उसके बाद है एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया है? तो जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया है। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धक क्या कहलाता है? रॉबर्ट कोच ने कृत्रिम संवर्धक का खोज किया था। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है, कितने प्रकार के? 70S। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होते हैं, कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव होते हैं। जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं, लगभग सभी जीव एक कोशिकीय जीव ही होते हैं। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ संघ के जंतु होते हैं अमीबा, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम, एंटी अमीबा और हिस्टोलिका। ये सभी होते हैं किसी संघ के जीव? प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं। अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और एंटी अमीबा, हिस्टोलिका। ये सभी किस प्रकार के जीव किस संघ में आते हैं? तो प्रोटोजोआ संघ में आते हैं। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ का उपमा भी यह संज्ञा दिया जाता है। अब जीवाणु किसे कहते हैं? संसार का सूक्ष्मतम जीव होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? संसार का सबसे एकदम सूक्ष्म जीव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। हम विषाणु कहते हैं, यहाँ पर मिस हो गया बोलने में। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन जो होता है वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में किया है। साधारणतः सभी जीवाणु बने होते हैं प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के बने होते हैं। सामान्यतः सभी जीव किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल एवं आरएनए के बने होते हैं। जीवाणु का आकार 0.15 से लेकर 0.2 माइक्रोन तक होता है। रासायनिक रूप से विषाणु होते हैं यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं विषाणु। कोशिका विज्ञान। अब यहाँ से जो है आप सभी का कोशिका यानी कि कोशिका चैप्टर आप सबका यहाँ से प्रारंभ हो चुका है। यहाँ से आप सभी कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। हम भी आपके साथ कोशिका का अध्ययन करेंगे। तो कोशिका जो है जीव की सबसे छोटी इकाई, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी इकाई। जीव का जो रचना हुआ है कोशिका से ही मिलकर बना है। और कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है। कोशिका से ही संपूर्ण शरीर का आकार और उत्पत्ति हुआ है। कोशिका मूलभूत इकाई है। जीव की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया है। जीवित कोशिका की खोज लुएन हॉक ने किया है 1674 ईस्वी में लुएन हॉक ने किया है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था स्लाइडर और सोंग ने किया था। यानी कि कोशिका के बारे में पूर्णतः जानकारी जो दिया था थोड़ा माइक प्रॉब्लम हो गया था, तो चलते हैं। कोशिका चैप्टर ही हम देख रहे हैं। कोशिका किसे कहते हैं? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे पहले कोशिका का पता जो लगाया था रॉबर्ट हुक ने ही लगाया था। उसने जब कोशिका के छाल को देखा तो मृत कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। जब एक वृक्ष के छाल यानी कि कॉर्क नामक वृक्ष के छाल में ही कोशिका को देखा था। उसने स्लाइड पर रख के माइक्रोस्कोप से देखा तो मधुमक्खी के छत्ते के समान कोशिका दिखाई दिया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने
वैसे तो मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने ही किया था। सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज लुवेनहॉक ने किया था। जीवाणु का भी खोज लुवेनहॉक ने किया है। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वांग ने दिया था। यानी कि कोशिका सिद्धांत जो दिया था स्लाइडन और स्वांग ने, लेकिन इसे जो पूर्णतः संपूर्ण रूप से बताया था वो रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। सॉरी, कोशिका विभाजन के बारे में बताया था, संपूर्ण रूप से सिद्ध किया था। जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसके ऊपर पहले भी हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक और केंद्रिका उपस्थित रहता है किसके अंदर? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। सबसे छोटी कोशिका होते हैं तो ये होते हैं माइकोप्लाज्मा या गैलीसेप्टिकम जीवाणु का जो होता है, गैलीसेप्टिकम जीवाणु होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन सेल होते हैं, जो कि मस्तिष्क में पाए जाते हैं। मानव शरीर की उसके बाद नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की गेन्यूल सेल यानी कि स्पर्म भी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। गेन्यूल सेल, सेरिबेलम की गेन्यूल सेल, ये कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मानव शरीर में पाई जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु है, जिसे कि ओवम भी कहा जाता है। कोशिका की संरचना जीवों का भौतिक आधार जीव द्रव कहलाता है। जीवों का भौतिक आधार क्या कहलाता है? जीव द्रव। जीव द्रव के खोज पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, जो कि कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। जीव द्रव कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। जीव द्रव की खोज डुजार्डी ने किया और जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया है। वैसे तो आपको लुसेंट में जो देखने को मिलता है, जीव द्रव का खोज डायरेक्ट पुरकिंजे दिया हुआ है, लेकिन जीव द्रव का खोज जो किया है डुजार्डी ने किया है, लेकिन नामांकन किसने किया है? पुरकिंजे ने। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, जिसका कथन हैकेल्स का है। यह कथन किसका है? हैकेल्स का। यह कथन किसका है? हैकेल्स का है। जीव द्रव सिद्धांत किसने दिया था? सुल्ज ने दिया है। किसने दिया है? सुल्ज ने। और पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिका का बाहरी आवरण जो होता है कोशिका भित्ति, यानी कि पादप कोशिका का जो बाहरी परत होता है उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है और बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। किसको? पौधे को। पौधे को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। ये कड़ा होता है, टाइट होता है, जो कि किसी प्रकार के जीवाणु को प्रवेश अंदर नहीं करने देता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादपों में पाई जाती है। यह केवल पेड़ पौधों में ही पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है किसमें? पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। वैसे पादप में जो कोशिका भित्ति होती है वह पहला लेयर होता है, पहली परत होता है, उसके अंदर जो होता है कोशिका झिल्ली होता है। लेकिन जंतुओं में जो होता है डायरेक्ट सबसे पहले कोशिका झिल्ली ही पाया जाता है। जंतुओं का कोशिका झिल्ली जो होता है कोशिका जो होता है गोल होता है, लेकिन पादपों में जो कोशिका होता है चकोर यानी कि चार कोने टाइप का होता है, चकोर होता है। कोशिका को एक निश्चित आकार और कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है कौन? कोशिका झिल्ली। यानी कि कोशिका झिल्ली का जो कार्य है, कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका के बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। यह क्या करता है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है कौन? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन की। ये क्वेश्चन जो है काफी ही महत्वपूर्ण और वीवीआई है। अब इसके अंदर कई सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर कई सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि इन सभी कोशिकाओं में जो है सबसे प्रमुख कोशिकांग जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, मतलब बहुत सारे कोशिकाओं जो है प्रमुख है। गोल्जी काय हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःपरादर्जलिका, ये सभी राइबोसोम, ये सभी जो है वो बहुत ही वीवीआई प्रश्न माने जाते हैं, टॉपिक माने जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो दिया था, नाम किसने दिया था? बेंडा ने
दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है, तो जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव को मैट्रिक्स कहा जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जागृह, शक्तिगृह, बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। कोशिका का शोषण केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है, तो एटीपी के रूप में संचित रहता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी इकाई है किसका, ऊर्जा की इकाई है, यानी कि ऊर्जा का एक इकाई माना जाता है एटीपी को। और क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में यह पुनः चक्रण लगातार ऊर्जा बनते रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसे क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है। क्रेब्स चक्र की खोज जो किया था हैंस क्रेब्स ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहा जाता है क्रिस्टी को। क्रिस्टी मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है द्रव, उसी में क्रिस्टी पाया जाता है। गोल्जी का अब नेक्स्ट पॉइंट जो है गोल्जी का, यह कोशिका केंद्रक के आसपास ही पाए जाते हैं। केंद्रक के आसपास गोल्जी का पाए जाते हैं। गोल्जी का की खोज जो है कैमिनो गोल्जी ने किया है। गोल्जी का के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहा जाता है। गोल्जी का की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है। कोशिका का ट्रॉफिक पुलिस किसे कहा जाता है, गोल्जिका को। गोल्जिका का मुख्य कार्य है स्राव को सर्व करना, मतलब कई सारे सलेबा निकालते रहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन करता है, तो गोल्जिका ने ही के द्वारा ही होता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन करता है, गोल्जिका करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है लाइसोसोम, यह बहुत ही वीवीआई टॉपिक माना जाता है। इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था 1948 ईस्वी में। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी डुबे ने 1948 ईस्वी में किया था। ये एक प्रकार का कोशिकांग है। लाइसोसोम एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है। लाइसोसोम क्या है लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट का भक्षण करना, बाह्य पदार्थों का क्या करना, भक्षण करना और पाचन करना। यानी कि इसके अंदर जो कई सारे पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, जो कि काम के नहीं होते हैं, उसका भक्षण करने का कार्य करता है। कौन करता है, तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। बहुत ही एग्जाम में पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन को। कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। नेक्स्ट पॉइंट जो है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज जो किया है पेलाडे ने किया है 1953 ईस्वी में। राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो केंद्रिका द्वारा होता है। यानी कि केंद्रक में जो होता है अंतःपरार्ध जालिका के ऊपर दो, अंतःपरार्ध जालिका में जो होता है खुरदुरी अंतःपरार्ध जालिका, उसके ऊपर एक छोटी छोटी बूंद के रूप में या छोटे छोटे बूंद के रूप में दिखाई देता है, उसे ही राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है, यानी कि केंद्रक के भी ऊपर ये पाए जाते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम के द्वारा होता है। प्रोटीन का फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट जो है कोशिकांग, यह है हरित लवक। ये केवल पादपों में पाया जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, पादपों में पाए जाते हैं। हरित लवक किसमें पाया जाता है, पादपों में। हरित लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और कौन होता है, हरित लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। ये इसको इंग्लिश में भी याद रखना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इंग्लिश में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट किसे कहते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः किसे पाए जाते हैं, जड़ों में, जहाँ की अवर्णी लवक सफेद जड़ में पाए जाते हैं, जहाँ की प्रकाश पहुंच नहीं पाते हैं, वहां पर अवर्णी लवक पाए जाते हैं। फूल एवं बीजों में कौन सा लवक पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। पौधे के पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो हरित लवक के कारण होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है,
यानी कि हरित लवक में जो मुख्य धातु पाए जाते हैं मैग्नीशियम। कौन से धातु पाए जाते हैं? मैग्नीशियम। पौधे प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। कौन सहायता करता है? तो हरित लवक सहायता करता है, इसे क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये सब क्वेश्चन काफी वीवीआई माने जाते हैं, बहुत ही वीवीआई, कई सारे एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। हल्दी का पीला रंग किसके कारण? जिंथोफिल के कारण। और पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? केरिन कैरिका जंथिन के कारण होता है। और सेब में लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? तो कैप्सेथिन के कारण होता है। गाजर का रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। मतलब गाजर में जो लाल रंग होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, राजधानी, केंद्रक और तारिका है। ये सभी कोशिकाओं हैं। ये सभी क्या है? कोशिका का ही भाग है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका प्रबंधक का कार्य करता है, कौन करता है? कोशिका प्रबंधक का कार्य जो करता है केंद्रक करता है। यानी कि कोशिका में कई सारे एक्टिविटी होते हैं, उसका जो कार्य, उसका नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का मुख्य भाग क्या है? क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन किसका बना होता है? प्रोटीन, हिस्टोन नामक प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। कोशिका की निर्जीव रचना यानी कि राजधानी है। राजधानी पाया जाता है किसे? पादप कोशिकाओं में राजधानी पाया जाता है। तारिका का खोज किसने किया था? बोबरी ने। तारिका पाया जाता है जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारिका मुख्य रूप से किसमें? जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये देखिए, ये जो सीरीज चलाया गया है, ये रिवीजन के लिए काफी ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जिसका सिलेबस संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, सिलेबस कवर कर चुके हैं, वो आप बैठ के कहीं भी किसी कोने में बैठ के आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। अपने शॉर्टकट में जल्द से जल्द वीवीआई प्रश्न को अपने दृष्टि में देख सकते हैं। कोशिका विभाजन, नेक्स्ट जो पॉइंट है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन की क्रिया कहलाती है तो कैरियोकाइनोसिस कहलाता है। कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो समसूत्री विभाजन जो होता है कायिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो लैंगिक जनन यानी कि लैंगिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है जीवाणुओं में होता है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? बाल्टन फ्लेमिंग ने किया है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया है? फॉर्मर एवं मूरे ने किया है। जैविक प्रबंधक जो है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, जैविक विकास क्या है? जैविक विकास यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया है। यानी कि जैविक विकास, जीवों का विकास ही जैविक विकास कहलाता है। जीवों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही जैविक विकास कहलाता है। जीव पूर्णतः विकास मतलब जीवों का पूर्णतः विकास होना, सरलता से जटिल की ओर जाना ही जैविक विकास कहलाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये दिया था डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है अनुवांशिकी सिद्धांत। अनुवांशिकी के बारे में अपने पैतृक गुणों को बनाए रखना ही क्या कहलाता है? अनुवांशिक सिद्धांत कहलाता है। यानी कि अनुवांशिकी पिता या जनक कहलाता है। कौन कहलाता है? अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लास 10th में ये टॉपिक बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में एक मटर का पौधा प्रयोग किया था। मटर के पौधे का प्रयोग किया, उसमें मटर का ही पौधा इसलिए उपयोग किया क्योंकि मटर का पौधा बहुत ही जल्द हो जाता है। अनुवंशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस प्रकार के पौधे का चुनाव किया था? मटर के पौधे का चुनाव किया था। अनुवंशिकी के विज्ञान को अनुवंशिकी किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने किया था। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाटसन ने किया था। डब्ल्यू वाटसन ने किया था 1925 ईस्वी में। अनुवंशिक परिवर्तन होता है किसमें होता है? क्रोमोसोम में। अनुवंशिक परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम में। अनुवंशिक की मूल इकाई क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलहेम
लेहम जॉनसन ने किया था, मतलब शॉर्ट रूप में आप जॉनसन याद रख सकते हैं। जिन शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किसने किया था? जॉनसन ने किया था। जिन अवस्थित रहता है कहाँ? गुणसूत्र के अंदर, यानी कि केंद्रक के अंदर जिन पाए जाते हैं, क्रोमेटिन पाए जाते हैं, उसी में ये जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिडल एवं टेटम ने किया था। बिडल एवं टेटम ने किया था। उसके बाद है गेमिट। गेमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। जीव की उत्पत्ति हुई है तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है गुणसूत्र है, यानी कि क्रोमोसोम। अनुवंशिकी का वाहक होता है, कौन होता है? गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र के द्वारा ही पता लगाया जाता है कि बच्चे के बारे में। गुणसूत्र एवं क्रोमोसोम की खोज स्ट्रॉम बर्गर ने 1875 ईस्वी में किया था। गुणसूत्र शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो बाल्डेयर ने किया था 1888 ईस्वी में। गुणसूत्र का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य और जंतु में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा होता है, यानी कि मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है किसके द्वारा? गुणसूत्र के द्वारा होता है। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र कहलाता है। लिंग गुणसूत्र कहलाता है 23 जोड़ी। कितने जोड़ी? लिंग गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होते हैं। पुरुष का जो जीन होता है XY और स्त्री का जो होता है XX होता है। पुरुषों में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी जो होता है XY 23 जोड़ी होते हैं। स्त्रियों में जो 23 जोड़ी होती है XX होते हैं। और मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के क्रोमोसोम पर होता है। लड़का अपने पिता से विरासत में क्या पाते हैं? तो जो प्राप्त करते हैं 22+Y प्राप्त करते हैं। अब न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज जर्मन वैज्ञानिक कौन था? फ्रेडरिक मिसर ने 1869 ईस्वी में किया है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइडस से होता है। 2 न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA है। RNA का पूर्ण रूप जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड है, और DNA का जो पूर्ण रूप है यानी कि फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन दोनों कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। DNA का डबल हेलिक मॉडल किसने तैयार किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं। वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला इसी के लिए। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कार्लबर्ग ने किया है। डीएनए होता है एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? डीएनए केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। डीएनए जीन में पाए जाते हैं। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण को नियंत्रण करना तथा आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। पैतृक सिद्धांत करने में सहायता करता है डीएनए और फिंगरप्रिंट। किसी भी व्यक्ति का डीएनए अपने पिता के, अगर ये संतान आपका है तो कैसे है उसका जानकारी जो देता है डीएनए और फिंगरप्रिंट ही देता है। डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक केंद्र उपस्थित रहता है। कहाँ? मतलब यह केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। सेलुलर यानी कि मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। आरएनए का संश्लेषण डीएनए से होता है। आरएनए में शर्करा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राइबोसोम में। राइबोसोम में आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सा है? डीऑक्सीराइबोज किसमें पाया जाता है? तो डीऑक्सीराइबोज जो पाया जाता है वो पाया जाता है किसमें? डीऑक्सीराइबोज जो पाया डीएनए में पाया जाता है। केंद्रक में डीएनए का अंश होता है 10% डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। डीएनए बहुलक है। न्यूक्लियोटाइडस का बहुलक है। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए। केंद्रक का निर्माण आरएनए द्वारा होता है। आरएनए में होता है। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बंधन से। कोशिका के अंदर जो सूचनाओं का प्रभाव किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा होता है। और न्यूक्लिक केंद्र के बाहर डीएनए मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। तो यहाँ से जीव विज्ञान का जो है जंतु विज्ञान यहाँ से समाप्त होता है। इसके बाद जो है आप सबको वनस्पति विज्ञान ये टॉपिक कल से प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ से जो है जंतु विज्ञान तो कल से ही होगा। आज के वीडियो में
आप सबका स्वागत है। कैसा लगा आप सब कमेंट में अवश्य कहिए और आगे सेशन के लिए बने रहिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं आप सबके लिए नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और मेरे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए बने रहें और आगे आपके लिए काम करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।